बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को डिस्कस करना है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में कौन कौन सी एलिमेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और हमें उन एलिमेंट्स का किस तरह से ख्याल रखना है वाइल क्रिएटिंग अ डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। Software design, as we have already discussed, it is the set of principles, set of concepts जो कि हमें help करते हैं to lead development of a high quality system or software. Design can create a presentation or a model of the software, लेकिन जिस तरह से रिक्वायरमेंट मॉडल है वो फोकस करता है रिक्वायर्ड डाटा के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। डिजाइन जो है उसका मेन फोकस होता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के ऊपर, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, इंटरफेसेस के ऊपर और वो कंपोनेंट्स जिनको उस बिल्ड करना, जिनको ऐड करना जरूरी है। ठीक है, सो ये डिफरेंस है हमारे पास डिजाइन में और रिक्वायरमेंट्स मॉडल के अंदर। डिजाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये आपको अलाउ करता है टू सी द मॉडल और द प्रोडक्ट जिसको अभी आपने बनाना है। अभी आपने इसको डिजाइन नहीं किया है, यू आर सपोज टू बिल्ड इट, यू हैव नॉट बिल्ड इट येट, लेकिन ये आपको हेल्प करता है टू सी दैट व्यू किसी डायग्राम की फॉर्म में, मॉडल की फॉर्म में उस सिस्टम को जो आपने अभी बनाना है। और इस मॉडल को, ये जो आप मॉडल बनाते हैं उस सिस्टम का, उसको आप यूज कर सकते हैं टू असेस द क्वालिटी एंड यू कैन ऑल्सो लुक फॉर द इम्प्रूवमेंट कि हमारे पास पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स क्या हो सकती हैं इस सिस्टम में। अभी आपने कोड भी नहीं किया होता तो आप ये तमाम चीजें क्वालिटी की और इसकी इम्प्रूवमेंट्स की पॉसिबिलिटीज को एनालाइज कर सकते हैं। ये एडवांटेज है डिजाइन को बनाने का। ना सिर्फ ये बल्कि टेस्ट कंडक्ट करने से पहले और एंड यूजर्स के इन्वॉल्व होने से पहले आप सिस्टम को जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं फॉर द पॉसिबल फ्लॉज और फॉर द पॉसिबल इश्यूज दैट इट माइट हैव। सो इसका मतलब ये हुआ डिजाइन एक ऐसा एलिमेंट है हमारे सॉफ्टवेयर का जिसके अंदर हम क्वालिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसको यूज करते हुए हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्वालिटी एग्जिस्ट करे। सो व्हाट के बाद आ जाता है हाउ, के वाई के बाद आ जाता है व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड टू क्रिएट अ डिजाइन। वेल, सबसे पहले आपको सिस्टम का आर्किटेक्चर देखना है कि वो कौन सा है। जैसे हमने भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, सिस्टम का आर्किटेक्चर स्टाइल है वो कौन सा है, आर्किटेक्चर डिफाइन करें अपना। उसके बाद इंटरफेसेस डिफाइन करें जो जिन्होंने कनेक्ट होना है सॉफ्टवेयर से और एंड यूजर से, यानी आपके फ्रंट एंड क्या होगा, उसमें उसमें कौन कौन से इंटरफेस होंगे। जैसे हम कहते हैं कि एक इंटरफेस हमें एक्सक्यूज मी, हमें एक इंटरफेस यूजर से कनेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस चाहिए जो जो कॉमन यूजर्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स को परचेज करना है उनके पास ऑप्शंस नजर आए परचेज की। हमें एक इंटरफेस वो चाहिए जो एडमिन अगर उसने कोई चेंजेस करने हैं तो उसके पास डिलीट, ऐड और व्यू करने की ऑप्शन हो। सो दो इंटरफेसेस तो ये हो गए। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेसेस एंड हाउ मेनी इंटरफेसेस यू नीड इनटू योर सिस्टम व्हिच यू आर गोइंग टू बिल्ड। सो उनको फाइंड आउट करें कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बनेंगे वो। देन फाइनली ये देखें कि सिस्टम के ओवरऑल कंपोनेंट्स कौन से जिनको यूज करते हुए सिस्टम को डिफाइन किया जाएगा। ईच ऑफ दीज views present a different design action, but all must conform to a set of basic design concepts. तमाम के तमाम व्यूज जो हैं हमारे पास, एक तो इंटरफेस लेवल व्यू, यूजर किस तरह से व्यू करेगा सिस्टम को, देन कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, लॉजिकल डिजाइन, लॉजिकल व्यू कैसा होगा सिस्टम का। ये तमाम डिफरेंट किस्म के व्यूज हैं, लेकिन हमारा मेन गोल क्या है कि डिजाइन की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर डिजाइन बनाया जाए। अब डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है एब्स्ट्रैक्शन। आपके डिजाइन में एब्स्ट्रैक्शन होनी चाहिए। आपका डिजाइन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल का होना चाहिए। दो टाइप की एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है हमारे पास। एब्स्ट्रैक्शन ये है कि आपने जो डेटा और आपने जो प्रोसीजर्स यूज करने हैं अपने सिस्टम में वो ओपनली विजिबल ना हो, पब्लिकली विजिबल ना हो सबको। they should be abstract, they should be, you know, given the limited functionality, limited data to limited
क्लासेस और लिमिटेड कंपोनेंट्स, जिनको जरूरत हो सिर्फ उसको दें, बाकी डिटेल्स हैं उनको आप सप्रेस करें, हाइड करें, छुपाएं, ठीक है। लाइक व्हाट इज गोइंग इनसाइड, इट शुड नॉट बी विजिबल टू ऑल द कंपोनेंट्स। सो प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल क्या आ जाती है? लेट्स से procedural abstraction would be word open for a door. Open implies for a long sentence of procedural steps like to walk to the door, reach and grasp the knob, turn the knob and pull the door, step away from the moving door. So ये अगर आपको एक डोर ओपन करना है उसके लिए दे आर सेइंग कि अगर एक प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं तो ये जो वर्ड था ओपन अ डोर, ओपन अ डोर ने ओपन के अंदर मल्टीपल चीजें ऑटोमेटिकली आ गई थी, शामिल हो गई थी। ओपन का मतलब ये था यू हैव टू गो टू द डोर, यानी मूव टू द डोर, उसके बाद उसका नॉब या हैंडल को पकड़ लें, उसके बाद उसको टर्न करें, उसके बाद डोर को अपनी तरफ खींचें या अवे खींचें और उसके बाद फिर डोर से साइड पे हट जाए ताकि डोर जो है प्रॉपर्ली ओपन हो जाए। अब ये ओपन का वर्ड ऑलरेडी ये चीजें हमें अंडरस्टूड है। इट डजंट मीन कि अगर किसी ने कहा कि ओपन द डोर करें तो आप जो है वो समहाउ उसके पास आके खड़े हो जाए और आप कहें कि ओपन करने को कहा था, समहाउ खुद ही हो जाएगा। सो ओपन मीन्स कि यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी एब्स्ट्रैक्शन की। हमने इनर डिटेल्स यानी ओपन करना कैसे है ये हाइड करनी है, हमने बस ये कमांड दे दी कि ओपन कर दें और किस तरह से करें वो चीजें हमने कुछ अपने अंदर डिफाइन की हुई है, बट हमने उसको कॉमनली शेयर नहीं किया बिकॉज इट डजंट लुक गुड कि आप ये सब चीजें लिखें उसके बाद कहें कि जो डोर ओपन हो गया है, ठीक है। सो प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन के बाद आ जाती है हमारे पास डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि हम डिफाइन कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन डेटा की जिसमें हमने डोर की बात की थी। नाउ डोर कैन बी समथिंग मोर एलेबोरेटिव। किस तरह से? डोर के अंदर हम ये भी बता सकते हैं कि डोर का वेट कितना है, डोर की जो स्विंगिंग डायरेक्शन है वो कितनी है, ओपनिंग मैकेनिज्म क्या है, क्या कोई बटन से ओपन होगा या किस तरह से ओपन होगा, क्या एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे, क्या हमें थंब इम्प्रिंट लगाना पड़ेगा पैनल पे जाके तो ओपन होगा, ये नॉब होगी उससे ओपन होगा। सो ये जो वर्ड डोर है दैट इज द डेटा। जिस चीज को आपने ओपन करना, जिस चीज को आपने एक्सेस करना है, उसको एक्सेस करने के लिए उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं हम उसको अगर थॉरली डिफाइन कर लेते हैं और लेकिन उसकी जो डिटेल है वो कॉमन क्लासेस से हाइड कर देते हैं, तो दैट वुड बी डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन को एक और एंगल से देखते हैं। The ability to filter out the information that is not necessary to solve a certain type of problem and generalize the information that is necessary. उस इंफॉर्मेशन को हाइड कर लें जो जरूरी नहीं है बाकी तमाम क्लासेस के लिए उसको विजिबल करना, यानी इनर डिटेल्स को हाइड कर लें और सिर्फ वो डिटेल्स को पब्लिक करें या ओपन करें या जर्नलाइज करें जो सिर्फ उनके जानना जरूरी है। वो हम कहते हैं ना कि हर चीज में टांग ना अड़ाएं, जिस चीज का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है उस चीज के बारे में राय देनी लाजमी या जरूरी नहीं होती है। तो एब्स्ट्रैक्शन का ये प्रिंसिपल हमें आम जिंदगी में भी हेल्पफुल ही साबित होगा कि हर चीज में हमें अपनी राय का इजहार करना या हमारा जो राय है उसको हमें डिफाइन करना जरूरी नहीं था। जिस चीज में आपका कोई ताल्लुक नहीं है उस चीज में स्टे अवे फ्रॉम दैट, ठीक है। सो लेट्स से कॉन्सेप्चुअली हमारे पास क्या है कि जी अगर हम एक बात करें बट हम एक हार्ट की बात करें, सो हार्ट को अगर हम कहें कि हमने हार्ट की पिक्चर ड्रॉ करनी है तो समथिंग लाइक दैट विल बी टू रियलिस्टिक। हम नॉर्मल इसमें डायग्राम्स में या चीजों में हार्ट कुछ इस तरह से ड्रॉ नहीं करते हैं इफ यू वांट टू शो समथिंग लाइक रेलेवेंट टू दैट। सो अगर हम इस तरफ से आते हैं यानी देयर इज इट इज अ कंपोनेंट which have some input and it shows some output, ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, बहुत जेनेरिक हो जाएगा कि हार्ट हमारे जिस्म का एक हिस्सा है जो कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट जो है वो बॉडी को शो करता है, देता है ब्लड की फॉर्म में। सो दरमियानी रास्ते क्या निकाला गया, एक सिंबल ऐसा बना लिया गया जिसके अंदर जो है वो हमने कहा कि ये जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड हार्ट सिंबल। सो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को शो करने की ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल है
कि आप चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म में भी शो नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा सिंपल भी शो नहीं कर सकते. यू हैव टू रिमेन इन बिटवीन. ठीक है, कॉन्सेप्चुअली इस तरह से काम होता है. अगर हम इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, लाइक हमें तो सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर में किस तरह से किया जाए. यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर कुछ डेटा है. हम ये कह रहे हैं कि फुल नेम शो कर दें, एड्रेस शो कर दें, कॉन्टेक्ट नंबर शो कर दें, टैक्स इन्फॉर्मेशन शो कर दें. ठीक है, लेकिन उस पर्सन की फेवरेट फूड क्या है, मूवी क्या है, एक्टर क्या है, ब्रांड क्या है, ये इन्फॉर्मेशन शो करने की जरूरत नहीं है. Just give only that information that is necessary to execute something. Do not make everything public. ठीक है, सो चीजों की उसमें ना घुसे कि इन डिटेल्स क्या है. जो चीज हमें, जो इन्फॉर्मेशन हमें चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन ही पब्लिक होनी चाहिए. रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन अगर आपको सिस्टम की जरूरत है तो वो प्राइवेट हो सकती है. ठीक है, जिस तरह से हमारी लाइफ में ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है कि हमारा आईडी कार्ड के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन हमारी फेवरेट फूड, मूवी, एक्टर, ये सब चीजें क्या है, दिस इज नॉट द कंसर्न. गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी हैज नो कंसर्न विद इट. ये हमारा जाती मामला है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन हो गया ये. फिर आता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स. एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम प्रॉब्लम को सब डिवाइड करते हैं ताकि उसको ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व किया जा सके. कंसर्न एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसका पर्पस ये होता है कि रिक्वायरमेंट मॉडल सॉफ्टवेयर का हम जब डिफाइन करते हैं, कंसर्न उसका पार्ट बनता है. सेपरेटिंग कंसर्न्स का मतलब ये है कि हमारे पास ज्यादा पीसेस हो जाएंगे लेकिन वो मैनेजेबल हो जाएंगे, उनको मैनेज करना आसान होगा और एफर्ट हमें कम रिक्वायर होगी. लेट्स से हम कहते हैं हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं, P1 और P2, और अगर हम ये कहें कि जो कम्प्लेक्सिटी है P1 की वो ग्रेटर है P2 से, हमने जब थोड़ा सा एस्टिमेट लगाया, इसका मतलब ये है हमें P1 को सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम और ज्यादा एफर्ट रिक्वायर होगी. ठीक है, तो sometimes we need to divide the task, sometimes we need to divide the work which is relevant to P1. तो हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं ताकि उसकी जो एफर्ट है वो दो पार्ट्स में हो जाए लेकिन डिवाइड हो जाए और हमारी टीम जो है पैरेलल वे में भी काम कर सके. ठीक है, तो हमने जैसे बात की कि हम चीजों को डिवाइड एंड कॉन्कर करके इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए भी एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जब हम उसको मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब ये भी है कि हम जैसे मल्टीपल कंपोनेंट्स बना लें और हर कंपोनेंट को हम रेलिवेंट किस्म का टास्क असाइन कर दें. जिस तरह से यहाँ पे आपको एक MVC का डायग्राम नजर आ रही है, मॉडल व्यू कंट्रोलर की. व्यू का पर्पस इस कंपोनेंट काम क्या है कि सिर्फ GUI के एलिमेंट्स शो करे. मॉडल का काम क्या है, डाटा को कंट्रोल करे, होल्ड करे. कंट्रोलर का काम क्या है, इन दोनों से इंटरेक्ट करे और जस्ट सोचे जस्ट कि हमें कौन सी कमांड आई है उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या एक्शन लेना है टू कंट्रोल बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स. सो इट कैन बी एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स. मॉड्यूलरिटी की बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास डिजाइन प्रिंसिपल है. मॉड्यूलरिटी जैसे हमने पहले कहा सेपरेशन ऑफ कंसर्न का नेक्स्ट लेवल है, यानी हमने कहा कि हम प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कॉन्कर करेंगे. कैसे करेंगे, वेल डिवाइड इट इनटू मॉड्यूल्स, इनटू कंपोनेंट्स. इन कंपोनेंट्स को हम मॉड्यूल्स भी कह देते हैं. सो इनकी हम इंटीग्रेशन इस तरह से करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम या हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे. Modularity is the single attribute of the software that allows a program to be intellectually manageable. So मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट क्या है, हमने सॉफ्टवेयर को मैनेजेबल बनाना है. हमने उसको मल्टीपल कंपोनेंट्स और पार्ट्स में डिवाइड कर देना है ताकि एक पार्ट का जो काम है वो रेलिवेंट काम, रेलिवेंट पार्ट परफॉर्म कर रहा हो. मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर मींस ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा कंपोनेंट, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कंपोनेंट्स है ही नहीं, वो ओवरऑल एक ही बिग साइज ऑफ कंपोनेंट है जिसके अंदर तमाम काम जो है, हर टाइप का काम, लाइक डेटा को सेव करने से लेके डेटा को मैनेज करना, डेटा को ऑथराइज ऑथेंटिकेट करना, वैलिडेट करना, तमाम के तमाम काम जो है वो एक ही क्लास में परफॉर्म हो रहे हैं कि मॉड्यूल में परफॉर्म हो रहे हैं. तो इस किस्म का सॉफ्टवेयर को मैनेज करना या अंडरस्टैंड करना किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा.
Just like आप, if you recall, we used to code in C++ in the first semester regarding, हम एक ही प्रोग्राम के अंदर सारे के सारे फंक्शंस डाल लेते थे और तमाम चीजें जो थी वो एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही मेन फंक्शन का जो प्रोग्राम था वो परफॉर्म कर रहा होता था. सो उसको अगर वो कम्प्लेक्स किस्म का कोड आपको दे दिया जाए जिसके अंदर जो है वो 10 फंक्शंस भी बने हो यूजर डिफाइंड, उसको समझना डिफिकल्ट होगा आपके लिए एज कम्पेयर टू आपको ऐसा कोड दिया जाए जिसमें एक क्लास GUI की हो, दूसरी क्लास कंट्रोलर की हो जिसमें तमाम कोड कंट्रोल्स में तमाम कंडीशंस आ जाएंगे, तीसरी क्लास जो है वो लेट्स से डेटाबेस से रेलेवेंट जो चीजें मेंटेन करनी उसकी हो. उसको समझना आसान होगा. सो मॉड्यूलैरिटी ना सिर्फ प्रोग्रामर्स की हेल्प करती है बल्कि हमें सिस्टम को इजीली मैनेज करने में भी हेल्प करती है. बट कंसर्न हमारा क्या होता है, जिस तरह से नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हम बढ़ाते जाएंगे तो देयर इज अ चांस के एफर्ट्स जो से कॉस्ट या टाइम जो है वो भी ऐड होता जाए, एड अप होता जाए. सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स यानी m और जितनी एफर्ट जो है उसको लगेगी, बट वी हैव टू कीप इट इन बिटवीन. सो ये आपको जो फिगर 8.2 यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे आपको y एक्सिस पे एफर्ट नजर आ रही है और x एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स नजर आ रहे हैं. सो वी आर सेइंग एज द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इंक्रीज, effort increase as well and the cost to integrate increases as well. जाहिर है पहले हमने 3 कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना था, उसमें लेट्स से अगर हमें 3 घंटे लगने थे, अगर 6 कंपोनेंट्स हो गए हैं तो शायद हमें 5 या 6 घंटे लगे उनको इंटीग्रेट करने में. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है वो आ जाता है. सो जैसे जैसे हमारे पास, लेकिन अगर हम इसको ग्राफ को इस तरह से भी देखें, जैसे हमारे पास कॉस्ट एफर्ट की डिक्रीज करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इंक्रीज. हमें इन दो चीजों के इन बिटवीन में रहना है. हमें ना ये कि इस तरह भी करना पॉसिबल नहीं हमारे लिए और ये चीज इसको इस तरह भी अचीव करना पॉसिबल नहीं हमारे लिए. सो वी हैव टू रिमेन इन हेयर. ये हमारे पास मैक्सिमम एफर्ट लगा के हम जो मॉड्यूल्स बना सकते थे वो कर्व नजर आ रही है, और दूसरी कर्व हमारे पास क्या है कि अगर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हम कितने लगाएं और उसे कॉस्ट मैक्सिमम कितने आ रही है. सो हमारे पास जो अचीवेबल रीजन है, जो हमें जहाँ पे एग्जिस्ट करना है, वो हमें कहीं इनके दरमियान में एग्जिस्ट करना है कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो और उस कॉस्ट कम से कम करने में हम मैक्सिमम कितने मॉड्यूल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमारी कॉस्ट जो है वो एक्सीड ना करे. ठीक है. इंफॉर्मेशन हाइडिंग एक और कॉन्सेप्ट है, हम ऊप की तरफ बहुत कॉमनली यूज करते हैं. सो क्वेश्चन ये होता है, हाउ डू आई डीकम्पोज अ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टू ऑब्टेन द बेस्ट सेट ऑफ मॉड्यूल्स. किस तरह से डीकम्पोजिशन की जाए, किस बेसिस पे सिस्टम को पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, किस बेसिस पे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाए. वेल ये जो प्रिंसिपल है इंफॉर्मेशन हाइडिंग का, ये डिफाइन करता है कि characterize the design decisions that hides from each other. ठीक है. मॉड्यूल शुड बी स्पेसिफिक और उसकी जो इंफॉर्मेशन है यानी उनका एल्गोरिथम और जो डेटा है वो इनएक्सेसिबल होना चाहिए दूसरे मॉड्यूल्स के लिए. जैसे हमने एब्स्ट्रैक्शन में एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी कि हमें तमाम डेटा जो है वो ओपनली विजिबल नहीं करना है, वी हैव टू हाइड सम डेटा. ठीक है. एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ पे. लेट्स से पर्सन नोज इट्स नेम बट वो अपना नेम टैग लगा कर नहीं घूम रहा होता. बिकॉज अगर किसी को उसका नाम जानने की जरूरत है तो वो सिर्फ उसको एक्सेस करे, उससे कम्युनिकेट करे और उससे उसका नाम जो है वो पूछ ले. ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होनी चाहिए कि वो जो पर्सन है अपना नेम टैग लगा के घूम रहा हो हर जगह पे. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाइडिंग. एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था रिफाइनमेंट का. रिफाइनमेंट इज एक्चुअली ऑपोजिट टू इंफॉर्मेशन हाइडिंग. बात यह है कि हम तमाम इंफॉर्मेशन हाइड करके भी जो है वो एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर को अप टू द मार्क नहीं बना सकते. समटाइम्स कुछ प्रोसेसेस को, कुछ मॉड्यूल्स को रिफाइनमेंट यानी इलेबोरेशन करने की जरूरत होती है, एलेबोरेट करने की जरूरत होती है, डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है. उस सूरत हाल में रिफाइनमेंट हेल्प करती है. कॉन्सेप्चुअली इंफॉर्मेशन जो है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कॉन्सेप्ट्स के बारे में, लेकिन इंटरनल वर्किंग के बारे में इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड नहीं की जाती इन द रिफाइनमेंट प्रोसेस. You can then elaborate the original statement by providing and more details as successive refinement occurs. जिस तरह से हमारे पास एलेबोरेशन होती रहती है, हम आहिस्ता आहिस्ता और से और डिटेल प्रोवाइड करते रहते हैं, लेकिन वो डिटेल क्या होती है? रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द थिंग्स बट नॉट द इंटरनल वर्किंग. एब्स्ट्रैक्शन एंड रिफाइनमेंट आर कम्प्लीमेंट्री. कम्प्लीमेंट्री मीन्स के दूसरे के इनवर्स हैं. एब्स्ट्रैक्शन ये कहती है इन्फॉर्मेशन हाइड करें, रिफाइनमेंट कहती है इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करें, शो करें, उसको एलेबोरेट करें. सो एब्स्ट्रैक्शन आपको इनेबल करती है कि आप प्रोसीजर और डेटा को इंटरनली जो है वो डिफाइन करें, लेकिन इसकी जो जरूरत है कि तमाम आउटसाइडर क्लासेस उसको एक्सेस करें, इस चीज को आप सरपास करें, सप्रेस करें. ठीक है, आपका जो नॉलेज है आउटसाइडर के लिए वो कम से कम होना चाहिए. ये एब्स्ट्रैक्शन है. Refinement on the other hand, it says that नहीं, there are certain things, certain information that is needed to be elaborated to different classes ताकि वो अपना workout सही कर सके. So refinement आपको help करती है to reveal the low level details as the design progresses. यानी आपको लो लेवल पे किस लेवल का काम करने की जरूरत है, आपको कौन सी डेटा टाइप्स तक रिक्वायर होंगी, ये इंफॉर्मेशन जो है वो रिफाइनमेंट प्रोवाइड करती है. सो आज का लेक्चर हमारा इन हमारे लिंक्स के ऊपर था. आप इनको फर्दर रीडिंग के लिए देख सकते हैं. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें. नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है. मैम ये ज्यादा सब कुछ थ्योरेटिकल ही है ना, मतलब सारा थ्योरेटिकल ही है? जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज थ्योरेटिकल. जो काम आपने प्रैक्टिकल किया है वो आपने मॉडल्स यूएमएल में डिफाइन करने हैं, वही है. आपको सॉफ्टवेयर बनाने को एज अ प्रोजेक्ट हमने जैसे कहा था कि आप कोशिश करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हुए प्रोजेक्ट बना लें. दैट विल बी द ओनली पार्ट दैट इज प्रैक्टिकल. मैम मैंने आपको कहा था कि मैं अगर सीएमएस या वर्डप्रेस पे बना लूंगा ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट, आपने कहा था आप उस पे बना लेना. जी बना लें, मैंने मना तो नहीं किया. आपके पास अब टाइम भी है, आपने सिर्फ पढ़ना है आजकल के दिनों में. ओके हो गया मैम. ठीक है, यहीं पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.